गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारे निशाब में शामिल किताब मयार अदब बीए पार्ट फर्स्ट के आखिरी सबक फसाना आज़ाद, जिस पर खुर्शीदुल इस्लाम ने अपने तनकीदी मुताला को पेश किया है। खुर्शीदुल इस्लाम एक वसीउल नज़र नक़ाद थे। इनकी पैदाइश सन 1919 ईस्वी में यूपी में हुई। इनकी मशहूर तसानीफ़ में गालिब का इब्तदाई कलाम और तनकीदें ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। इनकी वफ़ात सन 2002 में अलीगढ़ में हुई। ज़्यादा तफसील में ना खींचते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सरसार कश्मीर के ब्राह्मण थे। वो लखनऊ के बेहतरीन ख़ानदानों से वाबस्ता रहे। यानी एक तरफ वो नई ज़िंदगी के तकाज़ों से आशना थे और दूसरी तरफ उन्होंने नवाबीन और दरबारियों के वो मरशा नियाम देखे थे जिनमें तलवार नहीं थी। वो ज़राफ़त देखी थी जिसमें एहसास नहीं था। वो मार्के देखते थे जिनमें अशील मर्गों की पालियाँ जमती थी और हार जीत इंसानों की होती थी। यानी ऐसे मार्के, ऐसे मेले देखे थे जिनमें मुर्गों की तो लड़ाइयाँ होती थी और पालियाँ जमती थी और हार जीत इंसानों की होती थी। उस दौर का मुताला बहुत दिलचस्प है और गहरी तवज्जो के लायक भी है। गदर के बाद सियासी कसमकस तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन नई और पुरानी क़ुव्वतें अभी तक एक दूसरे से सियासी दस्तवगीर यूँ कह सकते हैं कि दस्तो गिरेबां थी। पुरानी क़ुव्वतों के बारे में तारीख़ ने अपना फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन नई क़ुव्वतों के बारे में इस मुल्क के रहने वाले को अपनी तहजीब, अपने मिजाज और मादी ज़रूरियात की रोशनी में एक राय कायम करनी थी। ऐसी सूरत हाल में एक शायर या नावल निगार का ये काम था कि वो गर्दोपेश के खुलासे को अपनी शख्सियत में जज्ब करे और फिर अपनी दाखिली दुनिया को मौज़ों और मौसर हैयत में ढालने की कोशिश करे। ये मामूली काम ना था। इसके लिए बारीक मुशाहिदे और तेज़ एहसास की ज़रूरत थी। नए अदब सांचों को वजूद में लाना था और एक ऐसा ज़ाविये नज़र पैदा करना था जो मवाद के इंतखाब, उसकी तरतीब और उससे नतीजा अखज़ करने में मदद दे। देखिए, यहाँ इन्होंने बताया है कि जो फसाना आज़ाद पर जो इन्होंने तनकीदी मुताला अपना पेश किया है, इसमें ये बयान कर रहे हैं कि जो फसाना आज़ाद नोवेल है उसके खालिक है रतन नाथ सरसार। अब देखिए, रतन नाथ सरसार के बारे में इन्होंने बताया है
कि रतन नाथ सरसार ने कश्मीरी पंडित घरानों से थे, तो इन्होंने मतलब एक तरफ तो अच्छी तहजीब और ज़िंदगी के कई तकाज़ों के बारे में जाना था, और दूसरी ओर ये नवाबों के बारे से भी बहुत बखूबी से आशना थे, यानी जो नवाब थे उनसे भी, क्योंकि ये लखनऊ में आकर मुकीम हो गए थे, रहने लगे थे। तो इस जो मुआशरा था, इस मुआशरे की इन्होंने अपनी इस फसाना आज़ाद नोवेल में तस्वीर खींची है। यानी इन्होंने बताया है कि किस तरह से गदर के बाद भी लोगों में, जहां दिल्ली के हालात खुशगवार ना होके गम ख़वार थे, गम ज़दा थे दिल्ली के लोग, लेकिन इतना कुछ होने के बाद अहले लखनऊ पर कोई फ़र्क उसका वाजी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में पसो पेश किए बैठे थे। तो उस ऐशो इशरत की ज़िंदगी और वहाँ की तहजीब पर इन्होंने बेहतरीन उस तहजीब और उस ज़िंदगी जो लखनऊ की ज़िंदगी थी उसकी अक्कासी अपने फसाना आज़ाद नोवेल में की है। तो आगे फिर लिखते हैं ये, देखिए कि सरसार है वो पुरानी तहजीब में डूबकर उभरे थे। अब देखिए इन्होंने ये भी बताया है कि सरसार क्या थे, पुरानी तहजीब के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे, नई तहजीब के बारे में भी, क्योंकि गदर के बाद हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ थे वो पूरी तरह से काबिज हो गए थे। अब जो उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, उसकी वजह से एक नई तहजीब भी वजूद में आनी थी या आ रही थी। तो लिखते हैं कि सरसार पुरानी तहजीब में डूब कर उभरे थे। वो पुरानी तहजीब की रूह से आशना थे, जो उनकी ज़राफ़त और उनकी कुव्वते मखीला मुत्तखीला के ज़ोर से खोजी के पेकर में मुंतकिल हो गई। यानी अब हम उस किरदार पर चर्चा कर रहे हैं जो फसाना आज़ाद के नोवेल के हैं। तो देखिए खोजी इसका एक अहम किरदार है, उसके बारे में बयान कर रहे हैं कि खोजी के पेकर में मुंतकिल हो गई। नई हकीकत उनके लिए ज़हनी थी और दूर की चीज़ थी। वो उनके लिए संजीदा थी, लेकिन दूर होने के बाअस वो इसमें तवाज़न और तनासुब दरियाफ्त ना कर सके। खोजी की तस्वीर हकीकी है, वो मुबालगा आमेज़ है, इसलिए इसकी हकीकत में मुबालगा था। आज़ाद की तस्वीर भी मुबालगा आमेज़ है, लेकिन उसमें उस हद तक वहदत नहीं है जिस हद तक खोजी की तस्वीर में है। ताहम आप इस पर दिल खोल कर नहीं हंस सकते, इससे हमदर्दी पैदा होती है। यानी जो खोजी है और आज़ाद है उसमें फ़र्क ये ही बताया है कि खोजी ज़्यादा हकीकी किरदार लगता है बानिस्बत आज़ाद के, और मुबालगा खूब ज़्यादा इसमें भरा हुआ है। देखिए उससे हमदर्दी पैदा होती है, ना कि खुलकर हंसें उस पर। इसमें वक़ार भी है और वो अपने ज़ाहिरी रूप में नई मालूम होती है। आज़ाद पुरानी तहजीब से बगावत तो करता है, लेकिन नई तहजीब का लिबास उसके जिस्म पर ढीला ढाला मालूम होता है। वो पुरानी कदरों पर तंज़ करता है, लेकिन उसमें नई कदरों को जन्म देने की सलाहियत की कमी है। नेज़ वो एक ऐसे ज़ावाए नज़र का तर्जुमान है जिसकी रोशनी में खोजी के खद्दोखाल ना सिर्फ वाजी हो जाते हैं, बल्कि वो हमारे लिए मजाक का सामान बन जाता है। यानी इस तरह की सबूत पेश किया है उसने कि खोजी हमारे सामने क्या है,
ज़्यादा पुरअसर अंदाज से वाजी हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद वो नया इंसान है जो सरसार के ज़माने में उभर रहा था। वो पुरानी तहजीब को खोजी के रूप में देखता था और उसे ज़राफ़त का निशाना बनाने की अहलियत और हक़ रखता था। वो तनकीद ही की नहीं बल्कि अमल की सलाहियत रखता था। अलबत्ता अभी तक उसके अमल की राहें मुत्तईन नहीं हुई थी। खोजी पुरानी हकीकत का जिंदा पेकर है, आज़ाद नई हकीकत का तर्जमान है, तर्जमानी करता है। माजी अपने हदूद में वाजी है, यानी जो भूतकाल है, जो पिछला है, बीता हुआ है, वो अपने हदूद, अपनी हद में महदूद है, वाजी हो जाती है। वो ज़राफ़त का निशाना है, नई हकीकत अभी अपनी तलाश में है और इसीलिए पूरी तरह वाजी नहीं है। खोजी की सीरत अपने अखलाकी और ज़हनी महरक़ात और समाजी अवामिल के साथ नए ज़माने से मुत्तसादुम होकर फ़नी खूबियों से साथ नुमायाँ होती है। लेकिन आज़ाद अभी तक शक में गिरफ़्तार है। वो मुतवाज़न नहीं है और एक नस्ब-इन को मानने के बावजूद अपने माहौल के बार से दबा हुआ है। यानी लिखते हैं कि जो खोजी है वो और आज़ाद, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, आज़ाद अभी तक क्या है, शक में गिरफ़्तार है। वो शक में क्यों गिरफ़्तार है? क्योंकि वो शुबे में है कि नई तहजीब भी वो जानता है, पुरानी तहजीब से भी वो क्या है, अच्छी तरह से वाकिफ़ है, आशना है, लेकिन वो पूरी तरह से उसका जो तर्जुमानी करना चाहिए नई तहजीब का, वो नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। खोजी एक मुर्दा हकीकत और एक ज़िंदा किरदार है। यानी खोजी के बारे में ये है कि पुराना, माजी, घिसा पिटा किरदार है। आज़ाद एक ज़िंदा हकीकत है और एक ऐसा किरदार है जिसके अंदरून एक वादा छिपा हुआ है। वो खोजी की तरह तराशा ही नहीं जा सकता था। उसमें जमालियाती वहदत नहीं है क्योंकि उसकी सीरत में उस दौर के शक और शुबा को दखल है, लेकिन इसी के साथ उसकी खामियों के कुछ और वजह भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो खामियां हैं उसके बारे में बयान कर रहे हैं कि क्या क्या खामियां हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो फ़नी खामियां लिखते हैं कि ये फ़नी खामियां कुछ तो इसलिए हैं कि सरसार के जहन में उस किरदार का एक तसव्वुर तो था, लेकिन उन्हें इस किरदार की कुव्वतों का पूरा एहसास नहीं था। आज़ाद के पीछे जो कुव्वत कार फरमा थी और उसके सामने जो अमकानात थे, वो सरसार के जहन में साफ नहीं थे। कुछ तो इसलिए कि मुसन्निफ़ पर कदीम दास्तानों का असर है, क्योंकि नए मुसन्निफ़ हैं, नावल निगारी के फ़न के शुरुआती मुसन्निफ़ हैं। इस वजह से इन्होंने ज़्यादातर दास्तानी जो फ़न था उस पर तबसरा किया हुआ था, उसके अच्छे जानकार थे, इसलिए इसका असर इन पर ज़रूर दिखाई दे रहा है। वो किरदार पेश करना चाहते हैं लेकिन ज़ोर अमल की दिलचस्पी पर ज़ोर देता है। कुछ इसलिए कि ये नावल किस्तों में शाये हुआ था, चुनांचे जो वाक़यात ख़याल में आते गए, मुसन्निफ़ उन्हें बिला ज़रूरत एक लड़ी में पिरोता गया। कुछ इसलिए कि आज़ाद की सीरत लखनऊ की फ़िज़ा में परवान चढ़ती है। इसमें मुबालगे का होना एक
फितरी सी बात है, कुछ इसलिए कि आज़ाद आला तबके से ताल्लुक़ रखता है जिसकी अपनी खामियां हैं। वो नए ज़माने के खराद पर चढ़ कर भी सुडौल नहीं हो पाता। लेकिन सबसे अहम दो सबब हैं, दो कारण हैं। अव्वल तो ये कि नए दौर का इंसान अभी अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह पैदा नहीं कर सका है। दूसरी ये कि सरसार नई तहजीब के मचलते हुए लावे को अपनी आँख से देख तो लेते हैं, लेकिन उनमें वो तवाज़न और संजीदगी नहीं है जो उन्हें ज़िंदगी को जम कर देखने में मदद दे। उनकी नज़र के सामने एक बिसात है जिसकी तह में पारा है और जिसकी सतह पर सभी कुछ है, लेकिन ये अनगिनत रूप हर आन बदलते जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने ये भी बात बताया है कि वो किस तरह से पुरानी ज़िंदगी को छोड़ नहीं पाते हैं और नई ज़िंदगी के सांचे में ढल नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब उनकी गिरफ्त में आ जाएं, लेकिन उनमें वो जादू नहीं है जो इंसान के गम से पैदा होता है। फसाना आज़ाद में एक शफ़ा ऐसा नहीं मिलता जो पलकों की ओस के नम हो गया हो। सरसार का एक बहुत बड़ा नक्श ये है, वो किरदारों के ज़हनी अमल को नहीं देख पाते। वो जहाँ कहीं नज़र आते हैं उनके साथ एक अज़्दहाम होता है। वो मुशाहिदा नफ्स की सलाहियत से महरूम है। यूँ तो 18वीं सदी के अंग्रेज़ी फ्रांसीसी नावलों में भी ये हजूम नज़र आता है। वहाँ भी काफ़िले हरकत में दिखाई देते हैं और उनमें भी दिलेरी के कारनामों, सनसनीखेज़ वाक़यात और तमस्खर की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ भरपूर तंज भी मिलता है और कहीं कहीं वो ज़राफ़त भी मिलती है जिसमें आंसू झलकते हैं। लेकिन सरसार के यहाँ अक्स रुख मोतियों के दाने में ढूंढने से नहीं मिलता, यानी कहीं आंसू रूपी मोती हमें देखने को नहीं मिले। अलबत्ता सरसार के पास दो आईने हैं, जिनमें से एक की खूबी ये है कि उसमें किरदार देव कामत नज़र आते हैं, और दूसरे की खूबी ये है कि उसमें हर शख्स बौना दिखाई देता है, जिससे एक फ़ायदा ये होता है कि उनके किरदार बड़े से बड़े हजूम में भी पहचान लिए जाते हैं, यानी उनके मुबालगे में शदाकत है। किरदारों की तस्वीर पेश करने में सरसार अपनी ज़बान, बयान और लहजे से भी फ़ायदा उठाते हैं, और इस फ़िज़ा से भी जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये फ़िज़ा लखनऊ की फ़िज़ा है और महदूद है। ये ज़बान लखनऊ की ज़बान है और मुहावरों से लदी हुई है। ये किरदार लखनऊ के किरदार हैं, जिनका रिश्ता एक तरफ पुरानी दास्तानों से है और दूसरी तरफ उस लखनऊ से है जिस पर मगरिब ने अपने आंचल का साया डाल दिया है। पुराने रिश्ते से किरदारों में मुबालगा और अबहाम पैदा होता है और नए रिश्ते से उनमें अनफरादियत उभरती है। और जब सरसार इंसानी रिश्तों के तसादुम को अपनी सतही आँख से देखते हैं तो उन्हें उसमें तफन्नुन का काफ़ी मवाद मिल जाता है, जिसकी बदौलत उनके किरदार एक मखसूस सांचे में ढल जाते हैं और वो लखनऊ की इस फ़िज़ा को और भी रोशन कर देते हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। बेशक इन्होंने इस तरह से जो खुर्शीदुल इस्लाम है, सरसार और उनके किरदारों पर तबसरा पेश किया है।
अपने इजहार ख़याल को रखा है और अपना तनकीदी मुताला उन सब जो फसाना आज़ाद की खसूसियत हैं, कमियां हैं, उन सब को निकाल कर बताया है। शुक्रिया।